क्या लगता है आपको सारे भूत प्रेत क्या डरावने और आदमखोर होते हैं? क्या मरने के बाद और भूत बन जाने के बाद अपनी फैमिली की कोई टेंशन नहीं होती कि अब उनका घर कैसे चलेगा, क्या खाएंगे उसके बीवी और बच्चे? अरे घर चलाने को पैसे कहां से आएंगे? मेरी ये सारी गलतफहमियां दूर हो गई आज की ये कहानी देखने के बाद। अब हिंट देके आपकी स्टोरी का मजाक किरकिरा नहीं करना चाहता, तो शुरू करें। पर एक सेकंड, चैनल पे नए हो और अभी तक सब्सक्राइब तक नहीं किया, एक सेकंड लगेगा यार, सब्सक्राइब कर लो। एक फैमिली मेंबर और बढ़ जाएगा हमारी इस प्राइम टून हॉरर फैमिली में। हॉरर स्टोरी अच्छी लगती है ना आपको? बहुत सही जगह पे आए हो आप। हमारी हॉरर स्टोरी में भूत प्रेत डायन चुड़ैल का ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको कि आपके रोंगटे खड़े हो जाने की गारंटी पक्की। कहानी कैसी लगी कमेंट सेशन में प्लीज बताना जरूर, और आपकी लाइफ से जुड़ा कोई रियल एक्सपीरियंस हो तो हमें जरूर भेजना, बनाएंगे उसके ऊपर भी एक हॉरर स्टोरी। सबसे पहले चैनल का इंट्रो, उसके बाद शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी कोरोना काल में लगे लॉकडाउन की यादों को फिर से जीवित कर देगी। हमारी आज की कहानी का मुख्य किरदार है जीवाराम। जीवाराम अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ राजस्थान के एक गांव भरतपुर में रहता था। जीवाराम ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ नहीं था। गांव में किसान के खेतों में मेहनत मजदूरी करके वो अपने परिवार का पालन पोषण करता था। जीवाराम को हमेशा अपने परिवार के भविष्य की बहुत चिंता लगी रहती थी। वो हमेशा सोचता था कि वो अपने बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ाए ताकि उसके बेटे को एक अच्छी नौकरी लग जाए। अक्सर वो अपनी पत्नी से बातें किया करता था कि अगर कुछ पैसे जुड़ जाए तो हम गांव में एक परचून की दुकान खोल लें, उससे हमारी अच्छी आमदनी होगी। लेकिन उस गरीब के पास इतने पैसे आते कहां से, क्योंकि मजदूरी से तो जैसे तैसे घर खर्च ही चल पाता था। एक दिन जीवाराम ने ज्यादा पैसे कमाने की चाहत से शहर जाकर नौकरी करने का फैसला किया। जीवाराम ने शहर में रहने वाले अपने दोस्त से बातचीत की। खुशकिस्मती से उसके दोस्त की सिफारिश से जीवाराम को शहर की एक कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल गई। जीवाराम को कंपनी के गोदाम की सिक्योरिटी का काम सौंपा गया। गोदाम शहर से कुछ दूर जंगल के पास बना हुआ था। जीवाराम अपनी शिफ्ट शुरू होने पर गोदाम पहुंच जाता और दिन भर ड्यूटी करता। ड्यूटी खत्म होने पर वापस रूम पर चला जाता। जीवाराम अपनी नई नौकरी से बहुत खुश था। अब जैसे ही महीने की 7 तारीख आती, जीवाराम को उसकी पगार मिल जाती। जीवाराम कुछ पैसे अपने पास रखकर बचे पैसे अपने घर भिजवा देता। जीवाराम ने अपने बेटे का एडमिशन भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवा दिया। उसके जीवन में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जीवाराम को क्या पता था कि उसकी खुशियों को जल्द ही नजर लगने वाली है। दरअसल 2020 के आते आते कोरोना वायरस ने पूरे देश में अपना कहर शुरू कर दिया। चारों तरफ लोग तड़प तड़प कर मरने लगे। हालत को काबू करने के लिए सरकार ने लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी। अब देखते ही देखते बड़ी छोटी कंपनियां, कारखाने, स्कूल सब बंद होने शुरू हो गए। लॉकडाउन का असर जीवाराम की नौकरी पर भी पड़ा। कंपनी ने जीवाराम को छुट्टी दे दी। न चाहते हुए भी जीवाराम को अपने गांव वापस आना पड़ा। शहर के साथ साथ गांव में भी कोरोना का आतंक फैल चुका था। लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए। चारों तरफ डर का माहौल था। इलाज ना मिलने की वजह से लोग अपनी जान गंवा रहे थे। जीवाराम के परिवार पर भी कोरोना का प्रभाव पड़ा। जीवाराम का परिवार भी कोरोना की चपेट में आ गया। जीवाराम ने जो पैसे अपने परचून की दुकान खोलने के लिए जोड़े थे, वो सारे पैसे दवाइयों में चले गए। 2-3 महीने के बाद जैसे ही कोरोना का पहला वेव का प्रकोप कम हुआ, जीवाराम नौकरी करने के लिए शहर पहुंच गया। लोगों में कोरोना का खौफ अभी भी जिंदा था। बहुत सारे लोग अभी भी अपने घर से बाहर निकलने से डर रहे थे।
इसका असर जीवाराम की नौकरी पर भी हुआ। दरअसल गोदाम की रखवाली के लिए 3 अलग अलग सिक्योरिटी गार्ड की 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट लगती थी, लेकिन कोरोना के डर से 2 और सिक्योरिटी गार्ड नौकरी करने नहीं आए। अब जीवाराम ने उनके बदले की भी ड्यूटी करने का फैसला किया। अरे नहीं नहीं जीवाराम, तुम अकेले कैसे कर पाओगे तीनों शिफ्ट? बाबूजी आप चिंता मत कीजिए, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। मैं यहीं गार्ड रूम में रहकर अपना खाना पीना कर लिया करूँगा और साथ में ड्यूटी भी। मैनेजर के लाख मना करने पर भी जीवाराम नहीं माना। अंत में मैनेजर ने उसकी बात मान ली और वहां से चला गया। अब जीवाराम दिन रात गोदाम की रखवाली के लिए ड्यूटी करता। अक्सर गोदाम में काम पर आने वाले लोग उसको समझाते, लेकिन वो किसी की एक न सुनता। उसको देखकर ऐसा लगता कि मानो उस पर पैसे कमाने का भूत सवार हो। अब देखते देखते पूरा 1 महीना बीत गया और 7 तारीख आ गई। जीवाराम की नौकरी के जज्बे से खुश होकर मैनेजर जीवाराम की 3 गुना सैलरी और बोनस लेकर गोदाम पर पहुंच गया। मैनेजर ने जीवाराम को चारों तरफ देखा, लेकिन जीवाराम का कोई पता नहीं लगा। मैनेजर ने गोदाम पर काम करने वाले लोगों से भी पूछा, लेकिन किसी ने भी सुबह से जीवाराम को नहीं देखा था। अरे बड़ा अजीब आदमी है, पैसों के लिए तो दिन रात नौकरी कर रहा था और जब पैसे लेने की बारी आई तो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। मैनेजर अपने ऑफिस वापस आ गया। वो इसी उम्मीद में था कि जीवाराम खुद आ जाएगा पगार लेने। देखते देखते 3-4 दिन बीत गए, लेकिन जीवाराम का कोई अता पता नहीं था। मैनेजर को ये बात हजम नहीं हो रही थी, तो उसने जीवाराम के घर का पता लिया और उसके गांव के लिए चल दिया। कुछ देर में मैनेजर जीवाराम के घर पहुंच गया। उसके घर पर उसकी पत्नी और उसका बेटा था। अरे बहन जी, ये जीवाराम कहाँ है? पूरे महीने तो पैसों के लिए काम किया और जब पगार लेने का समय आया तो गायब ही हो गया। ये कैसे हो सकता है? वो तो 3 महीने पहले ही कोरोना से चल बसे थे। अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं जीवाराम को अच्छे से जानता हूँ। मैंने खुद बात की है जीवाराम से। यहाँ तक कि लोगों ने भी उसको 1 महीने तक नौकरी करते हुए देखा है। मैनेजर को यकीन दिलाने के लिए जीवाराम की पत्नी ने दीवार पर लगी फोटो की तरफ इशारा किया और जीवाराम का डेथ सर्टिफिकेट मैनेजर को दिखाया। सर्टिफिकेट को देखते ही मैनेजर थर थर कांपने लगा। उसको समझ नहीं आ रहा था, अगर जीवाराम मर चुका था तो फिर नौकरी करने आया वो कौन था। डरे हुए मैनेजर ने पगार का लिफाफा उसकी पत्नी को थमा दिया। जैसे ही जीवाराम की पत्नी ने लिफाफा खोला, उसमें पूरे 60,000 रुपए थे। पैसे को देखकर वो फूट फूट कर रोने लगी। उसने मैनेजर को बताया कि वो हमेशा से ही एक परचून की दुकान खोलना चाहते थे और उसके लिए ही वो शहर जाकर नौकरी कर रहे थे, लेकिन कोरोना में हमारे जोड़े हुए सारे पैसे खत्म हो गए। अपने आखिरी दिनों में वो हमेशा यही कहते थे, अगर हमारे पास 50-60 हजार रुपये होते तो परचून की दुकान खोलकर हमारा गुजारा हो जाता। उनके जाने के बाद हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं बचा। यहाँ तक कि किसी पड़ोसी और रिश्तेदारों ने भी हमारी मदद नहीं की। हम जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर रहे हैं। ये सुनकर मैनेजर को सच समझ आ गया कि जीवाराम ने अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए मरने के बाद भी नौकरी की और परचून की दुकान खोलने के लिए पैसों का इंतजाम कर दिया। पूरी घटना का पता लगने के बाद मैनेजर की आंखों में भी आंसू आ गए। फिर ये बात पूरे देश में आग की तरफ फैल गई कि कैसे लॉकडाउन के भूत ने मरने के बाद भी अपने परिवार की मदद की। वशीकरण का मंत्र। बात है प्यार और इजहार का दिन कहे जाने वाले वैलेंटाइंस डे की। चारों तरफ गुलाब के फूलों की महक थी। नितिन भी दिल में ढेर सारी ख्वाहिशें और हाथ में गुलाब लिए अपनी क्लास में पढ़ने वाली रीमा के पास पहुंच गया। रीमा, स्पेशल तुम्हारे लिए। आई लव यू, विल यू बी माई वैलेंटाइन? नितिन, ये क्या बकवास है? हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। प्लीज रीमा, मेरी फीलिंग्स को समझो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। प्लीज प्लीज। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैंने एक बार कह दिया ना, हम सिर्फ दोस्त हैं, और अब वो भी नहीं। आज के बाद मुझे कभी अपना शक्ल मत दिखाना।
समझे? ये कहते कहते गुस्से से भरी रीमा गुलाब को फेंक कर वहाँ से चली जाती है। रीमा की कड़वी बातों से नितिन का दिल चकनाचूर हो गया। वो अपना सा मुंह लेके वहाँ से चला गया। अब दिन रात नितिन के दिमाग में वही सब चलता रहता। उसने रीमा को कई बार कॉल किया, लेकिन उसने एक बार भी नितिन के फोन को उठाया नहीं। अब नितिन उदास रहने लगा। वो दिन रात अपने पीजी के रूम में ही रहता और बस रीमा की फोटो को ही देखता रहता। धीरे धीरे उसने नशे को अपना सहारा बना लिया। अब वो पूरे दिन नशे में धुत रहता। एक दिन नितिन जब बाजार से वापस आ रहा था तो उसने रास्ते की दीवार पर लगा एक इश्तिहार देखा। उस पर लिखा हुआ था, वशीकरण करवाए मन चाहा प्यार पाए, खोया हुआ प्यार वापस पाए, मात्र 24 घंटे में। नितिन के लिए मानो ये किसी वरदान से कम नहीं था। उसने तुरंत इश्तिहार पर लिखे पति को याद किया और अपने रूम पर आ गया। अब नितिन की आंखों में एक अलग ही चमक थी। कुछ देर बाद रात का साया चारों तरफ पसर गया। नितिन इश्तिहार पर लिखे पते की तरफ चल दिया। अब वो जंगल वाले रास्ते पर पहुंच गया और जंगल के अंदर की तरफ बढ़ने लगा। पूरा जंगल तरह तरह की डरावनी आवाजों से गूंज रहा था, लेकिन फिर भी अपने डर को काबू करते हुए नितिन आगे बढ़ता रहा, क्योंकि वो हर हाल में रीमा को पाना चाहता था। कुछ दूर चलने के बाद उसको एक खंडर के बाहर मशाल जलती हुई दिखाई दी। सुनसान जंगल में उस खंडर को देखकर नितिन समझ गया कि अब वो अपनी मंजिल पर पहुंच गया है। नितिन ने हिम्मत जुटाई और खंडर के अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने देखा कि एक बेहद अजीब सा दिखने वाला तांत्रिक वहां कुछ हड्डियों की पूजा कर रहा है। नितिन को देखकर तांत्रिक कहने लगा, इतनी रात गए कोई आशिक ही मेरे पास आ सकता है। बता क्या दिक्कत है बच्चा? बाबा, मैं रीमा से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन वो मेरी तरफ देखती तक नहीं। बस कैसे भी करके रीमा मेरी हो जाए। उपाय तो है बच्चा, लेकिन उस उपाय को करना इतना आसान नहीं होगा। बाबा, बस आप उपाय बताइए। रीमा को पाने के लिए चाहे जो भी करना पड़े, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तांत्रिक ने नितिन की बातें सुनकर एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसे एक लाल कपड़ा दिया और नितिन को बताया कि उसे आज से अगले 5 दिन तक रात के 12 बजे शमशान में जाना होगा और वहां जाकर ये कपड़ा ओढ़कर रीमा को याद करते हुए मंत्र का जाप करना होगा। फिर धीरे से नितिन के कान में तांत्रिक ने एक मंत्र कहा। इस मंत्र को पढ़ने के बाद वो तांत्रिक फिर से अपनी पूजा में लग गया। नितिन ने तांत्रिक को पैसे देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन उसने कोई भी पैसा लेने के लिए मना कर दिया। फिर नितिन वापस जंगल के रास्ते से अपने पीजी की तरफ चल दिया। चलते चलते नितिन को इस बात का ताज्जुब हो रहा था कि तांत्रिक ने पैसे क्यों नहीं लिए। तभी अचानक उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अंधेरी रात में जंगल में चलते हुए उसे ऐसा लग रहा था कि किसी अनजान शक्ति की उस पर निगरानी हो। वो जितनी तेज चलने की कोशिश करता, वो अनजान साया भी उसके साथ साथ चल रहा था। अपने डर को काबू करते हुए नितिन रास्ते पर चलता रहा। रात के 12 बजने में कुछ ही मिनट थे। नितिन अपने रूम पर जाने की बजाय सीधा शमशान घाट पहुंच गया। शमशान घाट का नजारा बहुत ही डरावना था। दिन की कुछ चिताएं अभी भी जल रही थी। चारों तरफ डरावनी आवाजें गूंज रही थी। नितिन भी बहुत डरा हुआ था, लेकिन रीमा के पीछे वो इतना पागल था कि उसे रीमा को पाने की सिवा कुछ नहीं सोच रहा था।
वो शमशान में बैठ गया और तांत्रिक के दिए हुए लाल कपड़े को ओढ़कर मंत्र का उच्चारण करने लगा। मंत्र पढ़ते पढ़ते कुछ समय ही बीता था कि तभी अचानक उसे ऐसा लगा कि किसी काले साए ने उसको घेर लिया है और वो उस पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है। नितिन की आंखें खुल गई। उसने चारों तरफ देखा लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। डर के मारे घबराया हुआ नितिन वहाँ से चला गया। अब जैसे ही रात के 12 बजते नितिन शमशान घाट पहुँच जाता और रीमा को अपने वश में करने के लिए तांत्रिक की बताई हुई क्रिया को करता। हर रोज उसको एहसास होता कि कोई तो है जो उसको देख रहा है, लेकिन जैसे ही वो आंखें खोलता उसको कुछ नजर नहीं आता। ऐसा करते करते 5 दिन गुजर गए, लेकिन न रीमा आई और ना ही उसका कोई मैसेज। नितिन ने फिर से वशीकरण बाबा से मिलने का फैसला किया। वो तुरंत तांत्रिक के खंडर की तरफ चल दिया। वहां पहुंचकर उसने तांत्रिक को बताया कि रीमा अभी तक उसकी जिंदगी में वापस नहीं आई है। तांत्रिक ने 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद की, फिर नितिन को बताया, तेरे गले में ये जो ओम का लॉकेट है, इसी वजह से ये वशीकरण का मंत्र काम नहीं कर रहा। उतार इसे। नितिन ने तुरंत लॉकेट को उतार दिया। अगर रीमा को जल्द से जल्द पाना चाहता है तो कैसे भी करके उसको एक बार मेरे पास ले आ। उस दिन के बाद वो सिर्फ तेरी। जा। नितिन हाँ में सर हिलाकर वहाँ से चल दिया और उस दिन भी उसको ऐसा लगा कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है, लेकिन जब नितिन मुड़कर देखता तो उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ता। रोड पर पहुंचकर नितिन पूरी रात रीमा के बारे में ही सोचता रहा और सुबह होते ही उसने रीमा को कॉल किया। खुशकिस्मती से आज रीमा ने उसका फोन उठा लिया। नितिन ने रीमा को माफी मांगने के बहाने उसी जंगल के पास शाम को मिलने के लिए बुलाया। रीमा ने कुछ पल सोचा और फिर मान गई। शाम होते ही रीमा नितिन की बताई हुई जगह पहुंच गई। रीमा को देखते ही नितिन बहुत खुश हो गया। आज दोनों बहुत दिनों के बाद मिल रहे थे। बात करते करते नितिन रीमा को खंडर के पास ले गया। जैसे ही रीमा खंडर के पास पहुंची, उसे एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। नितिन, ये जगह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही, चलो कहीं और चलते हैं। अरे यार, इसके अंदर ही तो तुम्हारे लिए असली सरप्राइज है। फिर नितिन रीमा को बहला फुसलाकर उसे खंडर के अंदर ले गया। अंदर का नजारा देखकर वो बहुत डर गई। नितिन, ये कहाँ ले आए तुम? तुरंत यहाँ से घर चलो। इससे पहले वो कुछ और कहती, तांत्रिक ने मंत्रों से पड़ी हुई खून की कुछ बूंदें उस पर छिड़क दी। अब रीमा एकदम बुत बनकर वही खड़ी हो गई। फिर तांत्रिक ने नितिन को बाहर जाकर इंतजार करने को कहा। तांत्रिक की बात मानकर रीमा को अकेला छोड़कर नितिन बाहर आकर इंतजार करने लगा। खंडर से मंत्रों का उच्चारण की आवाजें आ रही थी। इंतजार करते करते काफी समय बीत गया। रात का घना अंधेरा चारों तरफ पसर गया और अंदर से अब कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। नितिन को अब बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी। न चाहते हुए भी वो अंदर चला गया। अंदर का नजारा देखकर नितिन के रोंगटे खड़े हो गए। रीमा जमीन पर बेहोश पड़ी थी। उसके शरीर के चारों तरफ मोमबत्तियां जल रही थी। वो तांत्रिक रीमा के शरीर पर तरह तरह के निशान बना रहा था, लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाली बात ये थी कि रीमा के पास एक बहुत ही भयानक सा काला साया मंडरा रहा था।
रीमा, रीमा उठो। बाबा, तुमने रीमा के साथ ये क्या किया? रीमा उठो, उठो रीमा। इससे पहले नितिन कुछ और समझ पाता, वो काला साया रीमा के अंदर समा गया। साये के अंदर समाते ही रीमा उठ खड़ी हुई और देखते ही देखते वो एक भयानक चुड़ैल में बदल गई। उसका भयानक रूप देखकर नितिन की पैंट गीली हो गई। अंगारों की तरह लाल आंखें, बड़े बड़े नाखून और डरावनी आवाज। बाबा, मेरी रीमा कहाँ गई? तुमने मेरी रीमा के साथ क्या किया? रीमा? अरे रीमा तो कब की जा चुकी इस दुनिया से। उसकी बलि देकर ही तो मैंने इस प्यारी सी चुड़ैल को नया शरीर दिया है। बेचारी भूखी है ये। अब तेरा खून पीकर अब ये अपनी प्यास बुझाएगी। लेकिन तू चिंता मत कर, जीते जीना सही, मरने के बाद तो तू सीधा रीमा के पास जाएगा। चुड़ैल ने आओ देखा ना ताव और अपने नाखून से नितिन का गला काट दिया। कुछ महीने बीतने के बाद उसी जंगल में पुलिस को 2 सड़ी हुई लाशें मिली। वो लाशें किसी और की नहीं बल्कि नितिन और रीमा की थी।